बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक वक्फ़े के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और वक्फ़े की मुख्तलिफ़ वजूहात थी। कुछ तबीयत भी नासाज थी और तबीयत के साथ साथ जो है वो ज़ाहिर है नई जगह है, तो वहाँ पर थोड़ी सी एक डिफरेंट किस्म की एडजस्टमेंट में टाइम तो लगता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तबीयत भी ठीक है और एडजस्टमेंट भी काफ़ी हद तक हो चुकी है। और अब कोशिश यही होगी कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपके साथ जो है वो इस सिलसिले को जारी रखें, क्योंकि जो बुनियादी काम है वो तो जर्नलिज़्म, वो यही काम है। और इसी वजह से, जिस वजह से हमें इतना दूर आना पड़ा अपने मुल्क को छोड़कर, तो वो काम तो छोड़ा नहीं जा सकता। तो छोड़ा नहीं था, सिर्फ़ ये है कि थोड़ी-सी कोई तबीयत भी बेहतर नहीं थी, वो भी साथ नहीं दे रही थी, और उसके अलावा भी कुछ दीगर फैक्टर्स भी थे, लेकिन वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो अब मेरा ख़्याल है कि दूर हो चुके हैं। तो इसलिए अब उम्मीद यही है कि ये व्लॉग्स का सिलसिला जो है वो मुसलसल जारी रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए भी आपके साथ राब्ता रहता है। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन भी किया हुआ है मेरे नाम से, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक जो व्हाट्सएप ग्रुप का है, ग्रुप कह रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल का, वो भी दे दूंगा। और आप जब व्हाट्सएप उस चैनल के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो व्हाट्सएप का चैनल खुलेगा, तो टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर आपको घंटी का निशान नजर आएगा। इस घंटी के ऊपर क्रॉस लगा होगा, इसका मतलब ये है कि नोटिफिकेशन बंद है। तो जैसे ही इस क्रॉस के ऊपर, इस घंटी के ऊपर आप क्लिक करेंगे अपने अंगूठे से, तो ये क्रॉस जो है वो हट जाएगा। इसका मतलब ये है कि नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी, और जैसे ही उस व्हाट्सएप चैनल में कोई भी पैगाम आएगा वो डायरेक्ट आपके इनबॉक्स में पहुंच जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर ये क्रॉस होगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। ये सिलसिले भी एक भी ज़रूरी है कि ये जो राब्ते हैं वो भी आपस में बहाल रहें। और दूसरा, जो पाकिस्तान के अंदर एक फायरवॉल का मामला है, उसको भी, तो उसका भी एक तोड़ इसी सिलसिले में है कि आप व्हाट्सएप चैनल के ज़रिए जो है वो आप तक नोटिफिकेशन वीडियोस के पहुंचते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी शिकायत करते थे कि हमें वीडियोस जो हैं वो टाइम पर नहीं पहुंच रही। तो ये तो खैर इब्तदाइयत था। बढ़ते हैं आज के व्लॉग के अंदर। नाज़रीन, जब से रिजीम चेंज हुई है पाकिस्तान में अप्रैल 2022 के बाद, और तकरीबन अब 3 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, इन 3 सालों में क्या चीज़ हुई है? इन 3 सालों के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी कामयाबी के साथ किया है वो ये है कि उन्होंने साजिशें बुनी हैं, साजिशें रचाई गई हैं, अपने माउथ पीसेस के ज़रिए वो लोगों के जहनों में डाली है, लोगों की तवज्जो उस तरफ मबजूल करवाई है और पीछे से वारदात डाल दी गई है। ये पिछले 3 सालों में हमने देखा है। और इस सिलसिले में क्या होता रहा कि जो तहरीक शुरू होनी थी पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की रिहाई के लिए, या रूल ऑफ लॉ के लिए, या आइन बहाली के लिए, वो तहरीक उस तरीके से शुरू नहीं हो सकी, और अगर शुरू भी हुई तो उसको किसी न किसी तरीके से अपने लोगों के जरिए कंप्रोमाइज कर लिया गया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अब ये 3 सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है, अब एक और नई साजिश जो है वो बनी जा रही है और लोगों की तवज्जो उस जानब मबजूल करवाई जा रही है। दरमियान अंदर खाते कुछ और मामला चल रहे हैं। अब इस वक्त जो सबसे हॉट टॉपिक आप पिछले 5 दिनों में उठाकर देख लें, और वो आपने अंदाज़ा लगाना होता है जितने भी मीडिया हाउसेस हैं वो क्या कह रहे हैं, वो उनकी जो टॉक शोज़ हैं वो क्या कह रहे हैं, जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं वो क्या कह रहे हैं, वो क्यों, मैं कहता हूँ कि उसको मॉनिटर करें और उसको देखें। वैसे तो देखने की ज़रूरत नहीं है, उनकी कोई रेटिंग नहीं है, लेकिन वो जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं वो प्रोग्राम बाकायदा एक हिदायतनामे, एक बाज़ाब्ता तौर पर डायरेक्शन के मुताबिक हो रहे होते हैं कि ये टॉपिक डिस्कस करना है और ये टॉपिक डिस्कस नहीं करना। तो पहले तो ये होता रहा था पाकिस्तान के अंदर, ये कोई नई बात नहीं है, 75 सालों से ऐसे ही होता रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आईएसपीआर के जरिए टीवी चैनल्स को अपने काबू में रखती थी, या टीवी चैनल से अखबारात को काबू में रखती थी, मीडिया को काबू में रखती थी। लेकिन इस दौर में ये भी हो रहा है कि ना सिर्फ काबू किया जा रहा है बल्कि चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है, यानी रोका जाता था पहले, लेकिन अब रोकने के साथ साथ ये भी रोजाना की बुनियाद पर पुश किया जाता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये नहीं करना, ये तो वैसे ही था, ये तो ऑलरेडी था, ये तो अरसा दराज से चल रहा था, ये तो हर दौर में चल रहा था। लेकिन यहाँ पर अब रोजाना की बुनियाद पर यह भी बताया जा रहा था कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, बाकायदा बुलेटिन तैयार होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो पिछले 5 दिन से उठा के देख लें कि मीडिया हाउसेस क्या कह रहे हैं, उनके टॉक शोज का टॉपिक क्या है। तो जनाब, टॉपिक आजकल यही होता है कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत जारी है, क्या खतरा है, मखसूस नशिस्तों की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब केपी गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है, कितनी तादाद है, ये सारी डिस्कशन हो रही है टॉक शोज के अंदर। सोशल मीडिया के अंदर भी जो उनके लोग हैं वो ये पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को खतरा है और लोग जो हैं उनको साथ छोड़ जाएंगे और मौलाना फजलुर रहमान शायद जो है वो हुकूमत ले लें। इस तरह के नैरेटिव जो है वो बनाए जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देखें कि क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खतरा है। देखें, जब भी किसी हुकूमत को खतरा होता है उसकी कुछ सूरतें होती हैं। यानी क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में
عمران خان کی رہائی کے لیے، تحریک کے لیے یا رول آف لا کے لیے، آئین بحالی کے لیے، عدلیہ بحالی کے لیے کوئی مؤثر قسم کی تحریک علی امین گنڈا پور شروع کرنے جا رہے ہیں؟ اس کا جواب آپ کے پاس ہے۔ کیا ماضی میں انہوں نے کوئی ایسی تحریک شروع کی ہے؟ اس کا جواب آپ کے پاس موجود ہے۔ کیا ماضی میں ایسی تحریکوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ کس کو فائدہ پہنچایا؟ اس کا جواب آپ کے پاس ہے۔ جو انہوں نے لانگ مارچ کیے عمران خان کی ہدایات کے مطابق، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا انہوں نے عمران خان کو فائدہ دیا، نقصان دیا؟ اس وقت خیبر پختونخوا میں جتنے بھی معاملات ہیں، کیا اسٹیبلشمنٹ کو وہاں پر کوئی تکلیف ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر وہاں پر بیوروکریسی تعینات ہو رہی ہے؟ کیا پولیس کے تبادلے علی امین گنڈا پور اپنی مرضی کے ساتھ کر رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اس کا جواب آپ کے پاس ہے۔ کیا خیبر پختونخوا میں جو عمران خان کے حمایتی لوگ ہیں ان کو کنٹرول کیا علی امین گنڈا پور نے یا نہیں کیا؟ ان کو قابو کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا؟ اس کا جواب آپ کے پاس ہے۔ کیا خیبر پختونخوا میں ڈی سی ڈی پی اوز جو ہیں وہ عوامی نمائندوں کی مرضی کے مطابق لگائے جا رہے ہیں یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کیا؟ اس کا جواب آپ کے پاس ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ 9 مئی کے اوپر خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کروائے۔ کیا خیبر پختونخوا حکومت نے 9 مئی کی واقعے کے اوپر جوڈیشل انکوائری کروائی؟ اس کا جواب آپ کے پاس موجود ہے۔ کیا علی امین گنڈا پور نے عمران خان کے ہدایات کے مطابق جو الیکشن 8 فروری کا رگ ہوا اس کا آڈٹ کروایا؟ عمران خان نے 9 حلقوں کا آڈٹ کروانے کی ہدایت دی تھی، کیا علی امین گنڈا پور نے ایسا کیا؟ اس کا جواب آپ کے پاس ہے۔ کیا خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے؟ علی امین گنڈا پور نے وفاق کے اوپر کیا دباؤ ڈالا؟ اس کا جواب آپ کے پاس ہے۔ خیبر پختونخوا کی رائلٹی ہو، وفاق کے ساتھ معاملات ہوں، محسن نقوی کے ساتھ معاملات ہوں، فیلڈ مارشل اعظم منیر کے ساتھ معاملات ہوں، کیا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے معاملات ان کے ساتھ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کا جواب آپ کے پاس ہے۔ کیا انہوں نے محسن نقوی کو ٹف ٹائم دیا؟ کیا انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ٹف ٹائم دیا؟ کیا انہوں نے شہباز شریف کو ٹف ٹائم دیا؟ کیا انہوں نے فیلڈ مارشل اعظم منیر کو ٹف ٹائم دیا؟ کیا انہوں نے کور کمانڈر خیبر پختونخوا کو ٹف ٹائم دیا یا ان کے اور کمانڈر پشاور کو ٹف ٹائم دیا؟ کیا انہوں نے ہدایات نہیں لی؟ اس کا جواب آپ کے پاس ہے۔ کیا علی امین گنڈا پور کو جب مبینہ طور پر اغوا کیا گیا، لاپتہ کیا گیا، کیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا؟ 2 مرتبہ ایسا ہوا، انہوں نے تو کہا کہ میں ادھر سے ادھر سے نکلتا ہوا چلا گیا۔ تو ناظرین، اتنے سارا مدعا بیان کرنے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ اس وقت کون بے وقوف ہوگا جو کہ علی امین گنڈا پور کو ہٹا کے کسی اور کو وزیر اعلیٰ لگائے گا؟ وہ علی امین گنڈا پور جس نے بیوروکریسی سے لے کے چپڑاسی تک اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے لگاتا ہے، وہ علی امین گنڈا پور جس نے خیبر پختونخوا میں ان نوجوانوں کو قابو کر لیا جو عمران خان کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے تھے اور مراد سعید کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے تھے، وہ علی امین جس نے خیبر پختونخوا میں ان تمام لوگوں کو عہدے دے کے، لالچ دے کے یا کسی نہ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ کمپنسیٹ کر کے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، اس کو ہٹا کر کسی اور کی حکومت بنا لی جائے۔ تو خیبر پختونخوا میں یہ سارے لوگ جو انقلابی ہیں، جو جذباتی ہیں، جو اب لالچ کی مد میں گاڑیوں میں جھنڈوں میں پھرتے ہیں، تو کیا ان کو تو ایک بار پھر موقع مل جائے گا تحریک شروع کرنے کا؟ کیا اس وقت علی امین گنڈا پور جو کہ جنید اکبر کے بھی جب ان کو صدر بنایا جاتا ہے تو ان کے راستے میں بھی روڑے اٹکائے جاتے ہیں، بابر سلیم سواتی کے ساتھ بھی ان کے پھڈے ہیں، خیبر پختونخوا میں پارٹی کو بھی انہوں نے بڑی حد تک جو ہے وہ قابو کیا ہوا ہے، تو کیا اس کو ہٹا کے کسی اور کو حکومت دینا اسٹیبلشمنٹ کے فائدے میں ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کیوں چاہے گی کہ علی امین گنڈا پور جو کہ شہباز شریف، مریم نواز سے بھی زیادہ جو ہے وہ عمران خان کے جو انہوں نے بات کی تھی کہ جوتے پالش کرتے ہیں اور ان سے بھی زیادہ اگر علی امین وفادار ہیں، تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے اسٹیبلشمنٹ کو علی امین گنڈا پور کو تبدیل کرنے کی؟ تو ان ساری وجوہات کو دیکھتے ہوئے یہ چیز تو طے ہے کہ علی امین گنڈا پور کی حکومت کہیں نہیں جا رہی، وہ وہیں پر انٹیکٹ ہے۔ اچھا، اگر ان کی حکومت نہیں جا رہی تو پھر یہ سارا کچھ بیانیہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب بھی بڑا آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب جو ہے، دیکھیں علی امین گنڈا پور پہ یہ جو بجٹ پاس ہوا، اس کے بعد علی امین گنڈا پور کی حکومت اتنی غیر مقبول ہو گئی کہ شاید شہباز شریف کی بھی حکومت اتنی غیر مقبول نہیں ہے۔ ہر انسان خیبر پختونخوا کا ہو، پنجاب کا ہو، پورے پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے یہ آوازیں آنے لگ گئی کہ علی امین گنڈا پور کمپرومائز ہے۔ دوسری طرف علی امین گنڈا پور نے یہ بیانیہ بنانا شروع کر دیا کہ خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف ایک سازش ہو رہی تھی اور میں نے وہ سازش کو ناکام بنایا۔ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں میں جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ نے سازشیں بنائی ہیں وہ کیسے ناکام ہوئی ہیں اور کب کس نے ناکام بنائی ہیں؟ ڈنڈے کے زور کے اوپر جب ایک چیز کر لی جاتی ہے، جب لوگوں کو گولیاں مارنے کے اوپر وہ آ جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد تو کوئی چیز رہ نہیں جاتی۔
अली अमीन गंडापुर को पॉपुलर बनाने के लिए या अली अमीन गंडापुर की साख बहाल करने के लिए अब इस्टेब्लिशमेंट ने ये नैरेटिव बनाया है कि नहीं जी, ये तो हमारा बंदा नहीं है, हम तो इसकी हुकूमत गिरा रहे हैं, लोगों को भी कह रहे हैं और ये हो रहा है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये नैरेटिव बनाया है कि मौलाना फजल रहमान जो है ना वो हुकूमत में आ रहे हैं। मैं आपको ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब से आप बिल्कुल जो है वो इख्तलाफ रखें। मैं भी ये समझता हूँ कि वो अपोजिशन जो है वो अपोजिशन नहीं कर रहे जो उनको करनी चाहिए, वो एक फ्रेंडली अपोजिशन कर रहे हैं, ना वो हुकूमत में है ना अपोजिशन में है, वो दरमियान में खेल रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके राब्ते हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेरे अताब भी नहीं आना चाहते और ये हुकूमत जो बदनामी का गंद है, जो गंद का टोकरा है, वो भी अपने सर पे नहीं लेना चाहते। तो ये मौलाना फजल रहमान क्यों अगर आके हुकूमत में अपने बदनामी का टोकरा सर पे ले लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जब वो अपोजिशन में होते हुए उनको इस्टेब्लिशमेंट की कुर्बत भी हासिल है, उनके काम भी हो रहे हैं, तो ये हुकूमत लेके उनको कौन सा फ़ायदा होना है। बुनियादी तौर पर लोगों की तवज्जो जो है वो इस वक्त मबजूल करवाई जा रही है कि अली अमीन गंडापुर की छुट्टी हो रही है, मौलाना फजल रहमान आ रहे हैं, PTI वाले मौलाना फजल रहमान के ऊपर चढ़ दौड़े हैं। शेख वकास अकरम की स्टेटमेंट आप सुन लें, मौलाना फजल रहमान के लोग जो हैं वो PTI के ऊपर जारहाना बयानबाजी करेंगे, ये दूसरे आपस में लड़ते रहेंगे, दरमियान में से निकलेगा क्या? निकलेगी 27वीं आईनी तरमीम। अब 27वीं आईनी तरमीम, आपको याद होगा कि 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबसे पहले ब्रेक किया था। 27वीं आईनी तरमीम के भी कुछ मामलात जो हैं वो सामने आने लग चुके हैं। सबसे पहले तो 27वीं आईनी तरमीम में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इसका मामला ख़त्म करके अब अलग से आईनी अदालत बनाई जाएगी और अलग से आईनी अदालत के सरबराह मुकर्रर होंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और उनको जो है वो कोई रिटायर्ड जज भी लाया जा सकता है, हो सकता है कि काजी फायज ईसा को भी लगा दिया जाए। जस्टिस मुनीर जो है वो प्रिवेल करेगा और जस्टिस मुनीर के नजरिए के ऊपर जो भी पूरा उतरेगा वो आईनी अदालत का सरबराह बन जाएगा। दूसरा उसमें मामला ये भी है कि जो हाई कोर्ट के अंदर जजेस के तबादले का मामला है उसको भी वाज़ेह कर दिया जाएगा कि जजेस का तबादला एक जज को उठा के कौन से सूबे में किस तरह के से डाला जा सकता है, इसको भी मजीद वाज़ेह किया जा रहा है। दूसरा जो है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ अपीलों का जो इख्तियार है वो वापस लिया जा रहा है और कुछ अपीलें वो कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट के फैसले हैं वो हाई कोर्ट ही अपील सुन के वहां पर ही फाइनल डिसीजन कर लें। बुनियादी तौर पर अब तक तो इस चीज़ का मकसद ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो बर्डन है केसेस का उसको ख़त्म करके हाई कोर्ट के लेवल के पर ही ये मामला ख़त्म कर दिए जाएं। लेकिन अब देखते हैं कि क्या इसका नतीजा निकलता है, पीछे इसका क्या बैकग्राउंड है, क्यों हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर अपीलों को फाइनलाइज किया जा रहा है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ चौथी जो है वो ये है कि इस वक्त ये सोचो विचार भी जारी है कि जो पार्लिमान है उसकी हैयत को किस तरीके से तब्दील किया जाए, जो पार्लिमान है उसको उसकी मुद्दत को भी कैसे तब्दील किया जा सकता है, इस पार्लिमान की मुद्दत में इजाफा तोसी या पार्लिमान की जो मिड टर्म इलेक्शन वाले मामलात हैं वो भी आ सकते हैं। तो ये आईनी तरमीम जो है वो तैयार की जा रही है और उसके ऊपर काम है। ना अली अमीन गंडापुर की हुकूमत जा रही है वो उतनी ही महफूज है जितनी शहबाज शरीफ की हुकूमत है, वो उतनी ही महफूज है जितनी मरीम नवाज की हुकूमत है। तो इसलिए इन बयानियों में और इन ट्रक की बत्ती के पीछे में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मामलात सारे इसी तरह चलते रहेंगे। इमरान खान के साथ मुलाकातें बंद हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, उससे मुकम्मल तवज्जो हटाकर अली अमीन गंडापुर को एक इमरान खान का वफादार साबित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अली अमीन गंडापुर की हैसियत क्या है, अली अमीन गंडापुर किस तरीके से चपरासी के तौर पर काम करते हैं, वो सबको मालूम है। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।